फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता तो है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद फाइनेंशियली फ्री हो नहीं पाता और आखिर वे इसे बहुत मुश्किल काम समझने लगते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सच्चाई यह है कि इसे कोई भी हासिल कर सकता है, और मेरा मतलब है कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वह व्यक्ति भी जिसके ऊपर लाखों रुपयों का कर्जा ही क्यों ना हो, या चाहे आपको कितनी भी पैसे की परेशानी क्यों ना हो, हमेशा वापस पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने पैसे का स्वामित्व लेना। आपके जीवन में पैसा लगातार आते रहना, तब भी जब आप काम करना बंद कर दें, तब भी जब आप सो रहे हो, तब भी जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन मना रहे हो, तब भी जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, और इस चिंता से मुक्त होना कि एक महीना सैलरी नहीं आई तो मैं अगले महीने अपना गुजारा कैसे करूंगा। अपना मनपसंद जीवन जीना और जो चाहे वो काम करना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गेम चेंजिंग फाइनेंशियल फ्रीडम टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, समझें आप कहां हैं। आप अपनी शुरुआती स्थिति को जाने बिना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर सकते। आपको यह देखना होगा कि आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपके पास कितनी बचत नहीं है और आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। यह एक निराशाजनक वास्तविकता हो सकती है, लेकिन यह सही दिशा में एक मूल्यवान कदम है। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड और कोई भी अन्य लोन जो आपने लिया हुआ हो, उन सभी पैसों को शामिल करना ना भूलें जो आपने वर्षों से दोस्तों या परिवार के सदस्यों से उधार लिए हों। अब एक गहरी सांस लें, फिर से एक बार गहरी सांस लें, फिर सभी संख्याओं को जोड़ें। आप पर कितना कर्ज है? अगर यह एक बड़ी रकम है तो घबराएं नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं इस वीडियो में आगे इसे चुकाने के कुछ तरीके शेयर करूंगा। अगर यह एक छोटी रकम है तो आपको बधाई हो। इसके बाद अपने द्वारा बचाए गए सभी पैसों पर एक नजर डालें। अपनी सभी सेविंग्स की लिस्ट बनाएं, बचत खाते, स्टॉक, पीपीएफ, रियल एस्टेट। फिर हर महीने आपको मिलने वाली मंथली पेमेंट जैसे कि सैलरी, साइड हसल मनी इत्यादि को जोड़ेंगे। इन संख्याओं को ध्यान में रखें क्योंकि आगे ये काम में आएंगे। पॉइंट नंबर 2, पैसे के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। कर्ज निश्चित रूप से थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखें कि पैसा एक अच्छी चीज है, भले ही यह अभी बहुत बोझ ढोता हुआ लगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के हकदार हैं। जेन सिंसरो द्वारा लिखित बुक यू आर ए बड़ा एसेट मेकिंग मनी के अनुसार जो लोग बहुत अधिक पैसा नहीं कमा पाते हैं वे अक्सर पैसा कमाने के मामले में शर्म महसूस करते हैं, और इसलिए जब पैसा कमाने की बात आती है तो कई लोगों की सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि उन्हें लगता है कि पैसा होना बुरा है। कई लोग इसे पाने के लिए दोषी महसूस करते हैं और इसे चाहने के लिए और भी अधिक दोषी महसूस करते हैं। सिंसरो ने पैसे के बारे में कहा है, हम इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन करते हैं, फिर भी हम हमेशा इसके बारे में नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैसा भोजन या पानी की तरह ही एक जरूरी आवश्यकता है। यह आपको अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और अपनी मनचाही जिंदगी जीने में मदद करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अनुभव करने के लिए आपको पैसे को अपने सपनों को पूरा करने, अपनी एनर्जी को बढ़ाने और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करने वाले साधन के रूप में देखना होगा। पैसे को कभी गंदा या बुरा ना माने और इसकी निंदा कभी ना करें। अगर आप पैसे की निंदा करते हैं, इसे बुरा मानते हैं, इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि पैसा आपसे कोसों दूर चला जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अपने लक्ष्य लिखें। आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है? क्या आप हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप 9 से 5 की नौकरी से बचना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप हमेशा से घूमने जाना चाहते हैं? क्या आपको शादी, बच्चों या रिटायरमेंट के लिए बचत करनी है? अपने सारे लक्ष्यों को लिख लें। ऑथर बताते हैं कि जब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे एक भावनात्मक लक्ष्य से जोड़ा था। मेरा लक्ष्य एजुकेशन लोन से बाहर निकलना और अपने पहले घर के लिए बचत करना था। और ईमानदारी से कहूं तो लोन को कम होते देखना और अपनी बचत को बढ़ते देखना
एक उत्साहपूर्ण अनुभव था। मैं संख्याओं में बदलाव देखकर इतना उत्साहित हो गया कि मैंने अपने पर्सनल फाइनेंस में बड़ा बदलाव देखने के लिए और अधिक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर मैंने लक्ष्य को किसी भावनात्मक चीज से नहीं जोड़ा होता तो क्या मैं वित्तीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता? शायद नहीं। मैं लोन से बाहर निकलने और अपने माता पिता के घर से बाहर जाने के लिए बेताब था। उस बेताबी ने मुझे मेरी पूरी यात्रा में प्रेरित रखा। लक्ष्यों को लिखना इतना जरूरी क्यों है, ये हम लेखक के एक अनुभव से सीखेंगे। लेखक बताते हैं कि एक और दिलचस्प बात हुई। फरवरी 2010 में मैंने कागज के एक टुकड़े पर अपने कुछ लक्ष्य लिखे। मेरे लक्ष्य कुछ इस प्रकार थे। 1. ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचकर $1,00,000 कमाना। नंबर 2. डाउन पेमेंट के लिए $20,000 बचाना। और 3. $24,000 का एजुकेशन लोन चुकाना। अब देखिए कि आगे क्या हुआ। मैंने वह कागज खो दिया और उसके बारे में पूरी तरह भूल गया। और फिर एक दिन लगभग 1 साल बाद जब मैं अपने नए घर में रह रहा था, मुझे अपनी नोटबुक में वह मिला। निश्चित रूप से मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि मैंने तीनों काम पूरे कर लिए थे। ये होती है लक्ष्यों को लिखने की ताकत। हो सकता है कि आप 1 महीने में वह सब हासिल न कर पाएं जो आप चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों पर प्रगति करने के लिए 1 साल का समय बहुत लंबा है। सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य एक फिक्स्ड अमाउंट से जुड़ा हो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। मानो या न मानो, आप बिना एहसास किए ही उन लक्ष्यों की ओर काम करना शुरू कर देंगे। ये जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने को लाख गुना आसान बना देता है। पॉइंट नंबर 4, सही लोगों के साथ रहें। आप माने या ना माने, इस जीवन की सच्चाई ये है कि आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई जरूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए, नहीं तो आपके जीवन में बाधा डालने के लिए। ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि आपकी सारी समस्याएं गलत आदमी के साथ गलत संबंध बनाने की वजह से निर्माण होती है और आपकी सफलता अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की वजह से प्राप्त होती है। आप एक गिरगिट की तरह हैं। जिन लोगों के साथ आप ज्यादातर समय रहेंगे उनके ही रंग में रंग जाएंगे। मतलब आप उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर का अनुसरण करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्री इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें। उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य हैं, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो पैसों के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, उनके साथ रहे। और सबसे बड़ी बात, निराशावादी लोगों से दूर रहें। पॉइंट नंबर 5, खुद को पहले भुगतान करें। आपने शायद पहले भी पे योरसेल्फ फर्स्ट कहावत सुनी होगी। खुद को पहले भुगतान करें का मतलब है कि सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपने बचत खाते में एक फिक्स्ड अमाउंट डालना और उसके बाद बाकी बचे हुए पैसों में खर्च चलाना। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। खुद को पहले पे करने के कार्य ने अनगिनत लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के करीब पहुंचने में मदद की है। क्यों? क्योंकि खुद को पहले पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें आपको पूरा महीना चलाना पड़ता है। और अगर आपके पास अपने बिल्स भरने के लिए पर्याप्त पैसे ना हो तो आपको खर्चों को पूरा करने या अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। खुद को पहले भुगतान करके आप यह गारंटी देते हैं कि आप हमेशा खुद में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे अलग रख रहे हैं। इसके उल्टा करने पर आपको केवल वही मिलता है जो बचता है, जो आमतौर पर आपको वित्तीय स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। आप दूसरे तरीकों से भी खुद को पहले भुगतान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम है तो आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अपनी सैलरी में से जीपीएफ के रूप में ज्यादा पैसे निकालने के लिए कह सकते हैं। इस तरह आप पहले खुद में और अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। यह पैसा आपके सैलरी से कट जाता है, इसलिए जो कुछ भी बचता है उसे आप अपने बिलों और खर्चों के लिए अलग रख सकते हैं। खुद को सबसे पहले भुगतान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपको अपनी सैलरी मिले तो उसमें से 20% निकालकर अपने बचत खाते में डाल दें। पॉइंट नंबर 6, कम खर्च करें। 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 में 5 बेडरूम का घर खरीदा और तब से लेकर आज तक वे उसमें से बाहर नहीं निकले। उनकी टोटल संपत्ति $90 बिलियन से भी ज्यादा की है। वे एक बड़ा और ज्यादा महंगा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी मितव्ययिता मतलब कम खर्च करने की आदत ही शायद इस बात का कारण है कि वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी ओर अमेरिका के फेमस रैपर और म्यूजिशियन कैन्ये वेस्ट अपने पैसे का दिखावा करने से नहीं डरते।
वे $20 मिलियन की हवेली में रहते हैं और एक समय जब उनके ऊपर $53 मिलियन का कर्ज था तो उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से $1 अरब उधार मांगने का फैसला किया। दो सुपर सफल इंसानों के बीच क्या अंतर है? बफेट ने जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया और वेस्ट ने वह पैसा भी खर्च किया जो उसके पास नहीं था। सच तो यह है कि बहुत से अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। मार्क जुकरबर्ग हर रोज एक ही बोरिंग टी-शर्ट और जीन्स पहनते हैं। कम सामान खरीदना वास्तव में आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। कम खर्च करके दो चीजें आपके पक्ष में काम करती हैं। एक, आपके पास अपनी वित्तीय आजादी के लिए अलग से रखने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। दूसरा, आप सीखेंगे कि आपको जीवित रहने के लिए वास्तव में बहुत कम सामान की जरूरत है, जो आपको ज्यादा पैसे अलग से रखने में भी मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, अनुभव खरीदें, चीजें नहीं। लेखक कहते हैं कि जीवन छोटा है। यह 65 वर्ष की उम्र तक अपना सारा पैसा सिर्फ जमा करने के बारे में नहीं है। आपको जिंदा रहते हुए जीवन का आनंद भी जरूर लेना चाहिए। आखिरकार जो चीजें आपको अधिक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी वे आपके पास मौजूद हसीन यादें और अनुभव होंगे, न कि आपके पास मौजूद कोई प्रोडक्ट। आपकी सबसे सुखद याद क्या है? आप क्या कर रहे थे? आप किसके साथ थे? कहां घूम रहे थे? चलिए ऐसे ही और यादें बनाते हैं। आज डेट नाइट है। आप इसे मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। उस पल को यादगार बना दे, क्योंकि वो यादें, वो पल और वो एक्सपीरियंस आपके दिल में बस जाएगा और आपको जिंदगी भर खुशी महसूस कराता रहेगा। आपने हमेशा रोम की यात्रा करने का सपना देखा है। आपने अपने सपनों की छुट्टी मनाने के लिए पैसा बचाया है। बिना किसी अपराध बोध के उस छुट्टी पर जाएं, क्योंकि आपने इसके लिए कर्ज नहीं लिया, आपने इसे कमाया है। अब उस पल को एंजॉय करने का समय है। जीवन पलों से बना है और सबसे अच्छे पल दोस्तों और परिवार के साथ स्पेंड किए गए क्वालिटी टाइम से आते हैं। पॉइंट नंबर 8, कर्ज चुकाएं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि कर्ज चुकाने के बजाय शेयरों में पैसा लगाना समझदारी है। अगर आप शेयर चुनने में माहिर हैं तो शायद यह सच हो, लेकिन अगर आपने पहले कभी शेयरों में निवेश नहीं किया है तो आप और ज्यादा कर्ज में डूब सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के कंप्लीट नॉलेज के बिना उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना मूर्खता है। अब आपको एक मजे की बात बता रहा हूं। बहुत से लोग अपने आखिरी कर्ज को खत्म करने के बाद यही महसूस करते हैं, राहत, रिलैक्स एंड टेंशन फ्री। मान लो आपके ऊपर $50,000 का कर्ज है। भले ही आपके पास बैंक में $30,000 का कैश हो, तो भी आप खुद को आर्थिक रूप से आजाद नहीं कह सकते। आप अभी भी $20,000 के घाटे में हैं। कर्ज चुकाने के दो मुख्य तरीके हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल तब होता है जब आप सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले खत्म करते हैं। एवलांच तब होता है जब आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। लेकिन जब मैं कर्ज मुक्त होने की दिशा में काम कर रहा था तो मैंने स्नोबॉल प्रभाव किया। इससे मुझे और अधिक प्रेरित रहने में मदद मिली। चूंकि मैं अपने पहले कर्ज $1,200 के क्रेडिट कार्ड बिल से केवल 1 महीने में ही छुटकारा पा सका था, इसलिए उपलब्धि की भावना ने मुझे एक बहुत बड़े एजुकेशन लोन से निपटने के लिए प्रेरित किया। और चूंकि क्रेडिट कार्ड अब कोई समस्या नहीं थे, इसलिए मैं औसतन $300 के न्यूनतम पेमेंट से लगभग 3 गुना अधिक पे करता था। अंत में एजुकेशन लोन को खत्म करने में मुझे 9 साल के बजाय सिर्फ 3 साल लग गए। एक बड़ा कर्ज चुकाने से आपके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अपना कर्ज चुकाने के बाद आप देखते हैं कि बैंक में आपके पास कितना पैसा है। यह संख्या बढ़ते हुए देखना एक शानदार एहसास है और यह आपको इसे बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर 9, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज बनाएं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में गंभीर हैं तो आपका 9 से 5 का काम शायद काम न आए। अगर ऐसा है तो आपको आगे बढ़कर अपनी मौजूदा नौकरी से बाहर पैसे की तलाश करनी होगी। कुछ विशेषज्ञ इनकम के 7 स्रोत रखने की सलाह देते हैं। अगर आपकी 9 से 5 की नौकरी है तो बधाई हो, आपके पास एक है, बस 6 और बाकी हैं। आप अपनी इनकम के सोर्सेज को 2 तरीकों से देख सकते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स आपको पैसे के बदले में अपना कीमती समय देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 9 से 5 का जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां पूरे समय 9 से 5 प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहां आपको मौजूद होने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक बार काम कर देते हैं और आपके एब्सेंस में भी आपको इनकम होती रहती है। आपको पैसा आता रहता है। तब भी
जब आप काम करना बंद कर दें, तब भी जब आप सो रहे हो, तब भी जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई और उसे रेंट पर दे दी। यहां आपने सिर्फ एक बार काम किया और जिंदगी भर अब आपको इनकम आती रहेगी। आपने कोई किताब लिखी और पब्लिशर के थ्रू पब्लिश कर दी। अब इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे दुनिया में जहां भी आपकी बुक बिकेगी, रॉयल्टी का पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा, चाहे दिन हो या रात। और आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी पैसिव इनकम बनाने के लिए आप इन बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई के साथ एक ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन स्टोर शुरू करना, शॉपिफाई पर अपना खुद का कस्टम कपड़ों का व्यवसाय शुरू करना, ब्लॉग, ई बुक, वेबिनार, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, ऐप बेचना, संपत्ति खरीदना और उन्हें किराए पर देना, शेयरों में निवेश करना, एफिलिएट मार्केटिंग करना। हो सकता है कि सौभाग्य से आपकी इनकम के सातों स्रोत एक ही बिजनेस से आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ई कॉमर्स विशेषज्ञ हैं तो आपके इनकम के सातों सोर्स 7 अलग अलग स्टोर बनाने से आ सकते हैं। और याद रखें, आपको 7 सोर्सेज से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप समय के साथ इसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, अपने भविष्य में निवेश करें। मान लीजिए कि आप इस पुस्तक में दी गई सलाह और सिद्धांतों का पालन करते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं और अपनी बचत बढ़ाते हैं। यह अभी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर अचानक कुछ हो जाए? क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? मुसीबतों के दिनों में, या अचानक आने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस, या मान लो यदि आप मर जाते हैं तो आपके परिवार को आपके अंतिम संस्कार, आपने लिए हुए लोन्स, टैक्सेस, ईएमआई में डूबने से बचाने के लिए पैसे अलग रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब वापस उस खुशहाल जगह पर आते हैं। यदि आपके पास 9 से 5 की नौकरी है तो अपनी कंपनी से रिटायरमेंट प्लान जोड़ने के बारे में बात करें, या ये देखने के लिए जांच करें कि क्या आपके पास पहले से ही इसके लिए कटौती की गई है। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही काट ली जाती है, इसलिए आपको कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ते देखना बहुत अच्छा है। इसके बाद आप इमरजेंसी फंड के लिए भी पर्याप्त पैसा बचाना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इमरजेंसी फंड के लिए $10,000 ठीक है, जबकि अन्य कहते हैं कि आपके 6 महीने के सैलरी के बराबर आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ईमानदारी से कहूं तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं तो ये संख्याएं बहुत ज्यादा लग सकती हैं। इसलिए इसके बजाय एक ऐसे लक्ष्य से शुरुआत करें जिसे आप अफोर्ड कर सकें, जैसे कि अपने पहले महीने में $100। और जैसे जैसे आप ज्यादा एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम करना शुरू करते हैं, अपने लक्ष्य को बढ़ाकर $500 पर मंथ, फिर $500 पर वीक, और इसी तरह आगे बढ़ाना शुरू करें। अगर आपने क्रेडिट पर ज्यादा खर्च कर दिया है और आपका क्रेडिट कार्ड बिल ज्यादा है तो अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल न करें, बल्कि ज्यादा एक्टिव इनकम के अवसरों पर ध्यान दें ताकि आप इसे तेजी से चुका सकें। इमरजेंसी फंड केवल अनप्लैन्ड आपात स्थितियों के लिए होती है, जैसे कि आपके घर पर पेड़ गिरना या कोई एक्सीडेंट हो जाना आदि। हो सकता है कि आप 1 महीने में अपनी सारी इच्छाएं पूरी न कर पाएं, लेकिन अपने लक्ष्यों पर प्रगति करने के लिए 1 साल का समय काफी लंबा होता है। सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य उस विशिष्ट संख्या से जुड़ा हो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। विश्वास करें या ना करें, आप काम करना शुरू कर देंगे। याद रखें, आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे ठीक से जानना फाइनेंशियली फ्री होने के सफर को लाखों गुना आसान बना देता है। अब लास्ट में इन 10 पॉइंट्स को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, समझें कि आप कहां हैं, मतलब पैसे के मामले में आपकी आज की स्थिति क्या है। दूसरा पॉइंट है, पैसे को सकारात्मक नजरिए से देखें, मतलब पैसे को कभी गंदा या बुरा ना माने। तीसरा पॉइंट, अपने लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखना बहुत ही कारगर आदत है। ये आदत आपको करोड़पति बना सकती है। चौथा, सही लोगों के साथ रहें, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य हैं, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो पैसों के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है, पहले खुद को पे करें, मतलब जैसे ही सैलरी आती है उसमें से 10 या 20% अमाउंट तुरंत निकाल ले और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दे। बाकी बची हुई सैलरी में ही पूरा महीना मैनेज करें। छठा बिंदु है, कम खर्च करें, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ऐसा बर्ताव ना करें। अमीर बनने के लिए आपको अपने खर्चे नियंत्रण में रखने होंगे। पॉइंट नंबर 7, चीजें नहीं बल्कि अनुभव खरीदें, मतलब कोई वस्तु आपको कुछ समय के लिए खुश रख सकती है, लेकिन वो पल जो हम किसी के साथ बिताते हैं
वो जिंदगी भर याद रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ यादें संजोए जो आपको पसंद है। पॉइंट 8, कर्ज चुकाएं। अपने सारे कर्ज जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 9, इनकम के अतिरिक्त स्रोत बनाएं। इस बात को याद रखें कि कोई भी करोड़पति इंसान सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रह के अमीर नहीं बना है, और आपको भी यही करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, अपने भविष्य में निवेश करें। मतलब आने वाले 10, 20 या 30 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे रिटायरमेंट प्लान, जीपीएफ, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और लंबे समय के लिए शेयरों में इन्वेस्टमेंट। आप सभी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मनी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई और भी बुक्स की समरीज देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मनी मेकिंग बुक्स को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।